तो हाइगेन्स प्रिंसिपल का बात लास्ट क्लास में हुआ था वेव ऑप्टिक्स में। तो क्या था हाइगेन्स प्रिंसिपल, एक बार रिवाइज कर लो आप लोग। क्या था वो? यही था ना कि each source of a light has a center of disturbance, है ना, from which wave is spread outward in all direction, था ना, कि लाइट का जो सोर्स है वो सोर्स का सेंटर डिस्टर्ब करेगा। जितना भी लाइट का सोर्स है, जितना भी लाइट का सोर्स है सबका सेंटर डिस्टर्ब करता है और वहां से लाइट बाहर में फैलता है, ठीक है। और फिर कुछ टाइम के बाद दूसरे पॉइंट पर पहुंचेगा, फिर से सेंटर डिस्टर्ब होगा, उसको चल के सेकेंडरी वेवलेट्स बोलेंगे। तो इस तरह से वेवफ्रंट का बात किए थे हम लोग। वेवफ्रंट और वेवलेट्स के फॉर्म में लाइट ट्रेवल करेगा। अब हाइगेन्स प्रिंसिपल के बेसिस पर आज दो टॉपिक अभी करने वाले, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला टॉपिक ये होने वाला कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेन्स प्रिंसिपल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का लॉ था ना, जिसमें हम लोग पढ़ते थे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में होता है। लेकिन जो सेकेंड लॉ था क्या था? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, वही प्रूफ करना है। यहां से हम लोग रिफ्लेक्शन का लॉ प्रूफ करने वाले। जब रिफ्लेक्शन का लॉ हो जाएगा तो रिफ्रैक्शन क्या करेंगे, ध्यान से समझना, क्योंकि ये नहीं समझने के बाद बड़ा दिक्कत होता है इसमें। देखो ये एक सरफेस है एक्स वाई, ये एक सरफेस है एक्स वाई मान लो। अब इस सरफेस पर थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन बने, ये सरफेस देखिए ऐसे, ये सरफेस है एक्स वाई ऐसे, ये एक्स वाई सरफेस है, ठीक है। अब इस एक्स वाई सरफेस पर ये एक प्लेन वेव फ्रंट कोइंसिडेंट कर, देखो प्लेन वेव फ्रंट, ये प्लेन वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट पढ़े थे ना, 3 टाइप्स का वेव फ्रंट था, कौन कौन? स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट। ये प्लेन वेव फ्रंट है, मतलब आप ऐसे समझो ना कि ये इसमें थोड़ा हम डार्क लाइन ज्यादा दिए हैं, मतलब ये एक वेव फ्रंट है, ये कोई ऐसे लाइट नहीं है, सिंपल वेव फ्रंट है। ये ऐसे वेव फ्रंट है, मतलब कहीं इधर लाइट होगा सिलिंड्रिकल या स्फेरिकल, वहां से आ रहा, ये वेव फ्रंट है। और ये इंसिडेंट हो रहा है इस पॉइंट पे, इसको हम बोलते हैं आई, ये वेव फ्रंट है। ए पर इंसिडेंट हो रहा, मान लो ए भी एक प्लेन वेव फ्रंट है। अब बताओ, अगर आपको कोई बोल दे कि कोई लाइन वेव फ्रंट है, इसका मतलब क्या समझेंगे कि अगर वो कोई लाइट वेव फ्रंट है, कोई ये लाइन अगर वेव फ्रंट है, इसका मतलब इसका हर एक पॉइंट पर एक नया डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होगा, जिसको हम कहेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या कहेंगे? हाइगेन्स का प्रिंसिपल क्या था कि ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस। जितना पॉइंट होगा वेव फ्रंट का, वो क्या एक्ट करेगा? एक सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस। उसको क्या कहेंगे हम लोग? सेकेंडरी वेवलेट्स। वहां सेकेंडरी वेवलेट मतलब, अब ये अगर वेव फ्रंट है ना, तो इसका हर एक पॉइंट पे सेंटर डिस्टर्ब करेगा, हर एक पॉइंट पे, यहां यहां यहां, हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे सेंटर डिस्टर्ब करेगा। और जो सेंटर डिस्टर्ब करेगा वहां से एक नया वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगा। अरे बात समझ में? दूसरा पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या था कि रेज आर परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। क्या था? रेज आर। तो मान लो कि अगर हम ऐसा बोल देना कि चलो ये दो पॉइंट को हम मान कर कि ये एक पॉइंट, एक शुरू एक लास्ट में, कि सर ये दोनों पॉइंट डिस्टर्ब कर रहा, मान लो कर तो रहा हर एक पॉइंट में, बाद वो डायग्राम इतना, अगर हर एक पॉइंट का डायग्राम बनाएंगे इतना प्रॉब्लम होगा कि डायग्राम समझ में नहीं आएगा। सिंपल समझने के लिए, सिंपलिसिटी में हम इसको प्रूफ करें तो मान लेते कि एक पॉइंट ये पॉइंट ए और ये पॉइंट ए, दो पॉइंट डिस्टर्ब कर रहा, ये दोनों पॉइंट पे डिस्टर्बेंस हो रहा। तो देखो अगर इस पॉइंट पे डिस्टर्बेंस हो रहा है तो कोई लाइट आ रहा रे, ये रे परपेंडिकुलर है, रे परपेंडिकुलर वेव फ्रंट पर, ये वेव फ्रंट है। अब मान लेते हैं कि दो पॉइंट, एक लाइट यहां आया, अब सपोज करो ये भी डिस्टर्ब हो रहा, यहां भी लाइट आ रहा, मतलब जो रे है वो परपेंडिकुलर हो रहा वेव फ्रंट पर, जो रे है वो परपेंडिकुलर क्या हो रहा? वेव फ्रंट पे। तो दो पॉइंट को हम ऐसा विचार करते हैं, दो पॉइंट को कंसीडर करते हैं कि भाई देखो एक आया लाइट यहां से, अब ध्यान देना डायग्राम कैसे बन रहा है, ये लाइट आया यहां और टकरा करके ऐसे निकल गया, कहीं निकला ना, ये आया और इंसिडेंट करके उधर कहीं चला गया। इसी तरह से अगर यहां बात करें तो ये लाइट यहां से ऐसे जाएगा, स्ट्रेट बनाना एकदम, यहां से जाएगा ऐसे, ये लाइट एकदम यहां से ऐसे आएगा और आने के बाद ये वाई एक्सिस से आया और फिर ये ऐसे निकल गया। देखो एरो का साइन देखो, ये आया और यहां निकल गया, ये टकराया और देखो यहां निकल गया। समझो हम क्या बात की, यहां से आया लाइट ऐसे आया
इधर निकल गया, यहां से लाइट आया ऐसे, यहां निकल गया। तो एक पॉइंट पर मान लो ये पॉइंट सी है, सी पॉइंट पर आया, टकराने के बाद निकल गया। ठीक है, इस तरह से अगर और कोई एक पॉइंट यहां ले लेते बीच में, तो आएगा टकरा के निकलेगा, आएगा टकरा के निकलेगा, बहुत सारा। जैसे मान लो ऐसे, अगर शॉर्ट में आपको डायग्राम ऐसे यहां दिखा, देखिए अगर ये सरफेस है, मान लो ये अगर सरफेस है ऐसे, और ये एक वेव फ्रंट है, और हम बोल देना कि देखो यहां आ रहा, सेंटर डिस्टर्ब होके जा रहा है, एक पॉइंट ये ले लो, यहां आ रहा इधर जा रहा है, एक पॉइंट ये ले लो, यहां आ रहा इधर जा रहा है, एक पॉइंट ये ले लो, यहां आ रहा इधर जा रहा है, ऐसे ऐसे रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो क्या होगा, वो डायग्राम समझने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए 2 पॉइंट लिए, मात्र 2 पॉइंट। कौन कौन, एक स्टार्ट एक लास्ट, ए और बी। हम ये 2 पॉइंट पर ही विचार करते हैं कि देखो कंसीडर 2 पॉइंट, बस क्या क्या 2 पॉइंट है, देखो एक ए और बी, ए और बी 2 ऐसा पॉइंट है जहां पे सेंटर डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब वहां से वेव फ्रंट निकल रहा। ये ए बी एक प्लेन वेव फ्रंट है। फिर से बोल रहे हैं, कंसीडर अ प्लेन वेव फ्रंट ए बी इज इंसिडेंट एट पॉइंट ए। एक प्लेन वेव फ्रंट ए बी है जो ए पर इंसिडेंट हो रहा, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, वेव फ्रंट का एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, क्योंकि वेव के फॉर्म में हमको ये रिफ्लेक्शन प्रूफ करना है, इसलिए वेव फ्रंट का एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। फिर से देखो, आया लाइट यहां से ऐसे, उधर चला गया, यहां से लाइट आया, उधर चला गया। ठीक है, अब देखो यहां एक कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि सेकेंडरी वेवलेट्स टेक द सेम टाइम, सेकेंडरी वेवलेट्स टेक द सेम टाइम टू गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सेकेंडरी वेवलेट्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में सेम समय लगता है। कहने का मतलब है, अगर सेकेंडरी वेवलेट कोई ए से आया, कहां गया, वो तो हमको पॉइंट मिला ही नहीं। बी से जो सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस हुआ, बी से क्या प्रोड्यूस हुआ, सेकेंडरी वेवलेट, वो सेकेंडरी वेवलेट बी से प्रोड्यूस होकर सी में पहुंचा। तो बी से सी पहुंचने में अगर 5 सेकंड का टाइम लगा, तो फिर ए से भी 5 सेकंड में कहीं वो पहुंचा है। मतलब ऐसे समझो, ये मीडियम तो चेंज नहीं हो रहा, ये रिफ्लेक्शन कर रहे, मीडियम चेंज हो रहा नहीं। तो अगर मीडियम चेंज नहीं हो, अगर मीडियम चेंज नहीं हो और स्पीड बराबर हो, स्पीड क्या हो, तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। अरे मान लो एक ही मीडियम है, हवा से पानी में नहीं जा रहे, हवा में है, या पानी है तो पानी में, समझ में आ रहा बात, एयर में है, मान लो एयर में। अब बताओ एयर में अगर बी से सी जाने में हम बोलते हैं 10 सेकंड का टाइम लगा, कितना लगा, 10 सेकंड का, तो बी से सी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना, नहीं निकलेगा डिस्टेंस, टाइम 10 सेकंड मिला, स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो v बराबर s/t, s = vt। मल्टीप्लाई करके आप बोल सकते हैं ना कि बीसी का डिस्टेंस कितना है, नहीं निकाल सकते बीसी का डिस्टेंस, एकदम निकाल सकते हैं। नहीं समझे बात, हम बोलते हैं बी से सी जाने का स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और बी से सी जाने में 10 सेकंड का टाइम लगा, तो हम बोलते हैं कि बी से सी का डिस्टेंस क्या है बताओ, तो s = vt बोलेंगे ना आप, है ना। तो v कितना है, 3 × 10⁸ × 10, यानी कितना डिस्टेंस हो गया, 3 × 10⁹ मीटर डिस्टेंस हुआ कि नहीं हुआ, निकालेंगे ना, समझ में आ रहा है बात। तो v = s/t, s = vt। तो सेकेंडरी वेवलेट्स को, फिर से बोल रहे, सेकेंडरी वेवलेट्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में सेम टाइम लगता है। एक हम लाइन बता रहे हैं, सेकेंडरी वेवलेट टेक द सेम टाइम टू गो फ्रॉम, सेकेंडरी वेवलेट टेक द सेम टाइम टू गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब बी से सी जाने में जितना सेकेंडरी वेवलेट्स को टाइम लगा, अगर वो टाइम को हम बराबर रखें, टाइम को क्या रखें, तो ए से कितना दूर जाएगा, अगर मान लो बी से सी जाने का टाइम अगर हम इक्वल ले लें, तो उतना ही टाइम में ए से कोई वेवलेट्स कहां तक जाएगा, उतना ही दूर जाएगा जितना बीसी का डिस्टेंस है, नहीं है। मान लो यहां से यहां आने में 10 मीटर का डिस्टेंस है, कितना का डिस्टेंस है, और टाइम लगा 10 सेकेंड, तो ये भी 10 सेकेंड में 10 मीटर ही जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, बी से सी का डिस्टेंस माप लेंगे आर्क से, ऐसे ऐसे माप लिए डिस्टेंस, ऐसे माप लिए, समझा रहे हैं, ऐसे मापना नहीं, ऐसे माप लिए कितना, और जितना बी से सी का डिस्टेंस मिला ना, उतना ही डिस्टेंस यहां हम ए से, ये जो लाइन गया है ना, इसमें जितना डिस्टेंस मिला बी से सी, उतना ही डिस्टेंस हम काट लिए, उसका नाम दे दिए एडी। यानी कि सेकेंडरी वेवलेट टेक द सेम टाइम, सेकेंडरी वेवलेट टेक द सेम टाइम टू गो फ्रॉम, कहां से कहां,
बी टू सी एंड ए टू डी। बी से सी जाने में सेकेंडरी वेवलेट को उतना ही टाइम लगेगा जितना कि ए से, क्योंकि बीसी का डिस्टेंस और एडी का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। ये डिस्टेंस हमको क्यों पता करना पड़ा एडी, क्योंकि बी से सी का डिस्टेंस पता था। बी से सी का डिस्टेंस उतना ही डिस्टेंस ए से काट दिए, डी नाम दे दिए। मतलब जितना बी से सी जाने में टाइम लगा उतना ही टाइम कहां से कहां लगेगा, ए से डी जाने में लगेगा। समझ रहे बात को, क्लियर हुआ बात। अब देखो, अब सी से डी मिला ना, उसको ना अपने मन से मिलाएंगे। देखो ये मिलाएंगे, ये मिलाएंगे और सी से डी को मिलाएंगे, इसको थोड़ा डार्क कर लेंगे ऐसे डार्क, और मिलाने के बाद इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे इसको, ये हम खुद से फाइंड किए, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, और हमको यही प्रूफ करना है कि एंगल आई बराबर एंगल आर। यानी हम लोग रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट को खुद से फाइंड किए CD, और इंसिडेंट वेव फ्रंट को इंसिडेंट किए थे। ठीक है, इंसिडेंट वेव फ्रंट किए थे इंसिडेंट, और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट खुद से फाइंड किए, क्या बोलते हैं CD, और एंगल आई और एंगल आर। ठीक है, हम लैंग्वेज लिख के प्रूफ करेंगे ना, पूरा बात समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, पूरा बात क्लियर होगा इसमें, देखना कैसे। हम लिखते हैं कि कंसीडर अ प्लेन वेव फ्रंट, कंसीडर अ प्लेन वेव फ्रंट AB is incident at point A on a surface XY, on a surface XY। आ रही बात समझ में, है ना, कि एक सरफेस XY पर प्लेन वेव फ्रंट AB ये हुआ, इंसिडेंट हुआ। हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स प्रिंसिपल, हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या बताता है, हाइगेन्स प्रिंसिपल ये बताता है यहां पर, है ना, कि ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। देखो कि वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट कैसा एक्ट करेगा, एक नया डिस्टर्बेंस के जैसा, कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, उसको बोलेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, सेकेंडरी वेवलेट्स। देखो तो वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक नया सोर्स के जैसा एक्ट करेगा, उसको बोलेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स। अब देखो एक लाइन लिखते हैं, लिखते हैं कि द सेकेंडरी वेवलेट्स, द सेकेंडरी वेवलेट्स टेक द सेम टाइम टू गो फ्रॉम कहां से कहां, देखो B to C एंड फ्रॉम A to D। मतलब सेकेंडरी वेवलेट्स को B से C जाने में उतने टाइम लगेगा जितना कि A से D जाने में लगेगा। अरे बात समझ में, यानी सेकेंडरी वेवलेट्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में सेम टाइम लगता है। ठीक है, तो सेकेंडरी वेवलेट टेक द सेम टाइम टू गो फ्रॉम B to C एंड, यहां लिख देते, दिख रहा है, एंड फ्रॉम B to D, A to D। देखो मतलब B से C जाने में सेकेंडरी वेवलेट को उतना ही टाइम लगा जितना कि A से D जाने में लगा। यानी सेकेंडरी वेवलेट्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में सेम टाइम लगता है ना। अब यहां से CD क्या है हमारा, लिखते द CD विल बी, है ना, ट्रू रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। सही मायने में जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है वो कौन है हमारा, तो CD हमारा ट्रू रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। CD क्या हमारा, ट्रू रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। मतलब हमारा AB बराबर CD है, इसको 1 करके छोड़ देते हैं। A से B जाने में उतना ही टाइम लगा जितना क्या लगा, C से D जाने में लगा। तो AB का डिस्टेंस और CD का डिस्टेंस क्या है, नहीं, BC का डिस्टेंस और AD का डिस्टेंस, BC का डिस्टेंस और AD का डिस्टेंस क्या है बताइए, सेम है। अब इसको भी सेम करके दिखा दे कैसे आया, देखिए कैसे आया, देख लीजिए। अभी हम बोले ना कि CD विल बी ट्रू रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। बताइए अगर B से C जाने का टाइम है, टाइम टेकन, देखिए टाइम टेकन क्या हो जाएगा, फ्रॉम B to C एंड A to D। बताइए B से C और A से D जाने में कितना
टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। देखो टाइम इज इक्वल टू बीसी बाई वी और टाइम इज इक्वल टू एडी बाई वी, क्योंकि बीसी बाई वी स्पीड ऑफ साउंड एक ही है जो वेलोसिटी यहां पे, और एडी बाई वी इक्वल है, टाइम इक्वल है। ये कॉन्सेप्ट आज के क्लास का ध्यान रखना है कि सेकेंडरी वेवलेट्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में टाइम क्या लगता है, सेम लगता है। मतलब सर सेकेंडरी वेवलेट्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में टाइम सेम लगता है, तो क्या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस बराबर होगा। देखो सेकेंडरी वेवलेट्स को, सुनना इस लाइन को, सेकेंडरी वेवलेट्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में टाइम सेम लगता है, तो डिस्टेंस बराबर होगा जब मीडियम सेम होगा, और डिस्टेंस अलग अलग होगा जब मीडियम डिफरेंट होगा। अरे बात समझ में, यहां मीडियम क्या है, सेम है, इसलिए डिस्टेंस भी क्या होगा, सेम है। डिस्टेंस से सेम का कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट है टाइम सेम का। क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में क्या सेम लगना है, टाइम सेम लगना है। क्या लगना है, अब टाइम सेम लगेगा, मीडियम सेम है। मान लो कि यहां से कहीं जाना है आपको, दोनों का गाड़ी सेम है, दोनों का स्पीड सेम है, तो एक ही समय में दोनों एक ही साथ पहुंचेंगे। अगर गाड़ी अलग अलग है, स्पीड अलग अलग है, तो एक ही टाइम में कोई आगे पहुंचेगा, कोई पीछे पहुंचेगा। नहीं, बात समझ रहे हैं ना। मान लो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना है, अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में एकदम सेम गाड़ी है, सेम स्पीड है, तो एक ही साथ दोनों पहुंचेंगे, तो दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, बराबर। अब क्या है ना कि आपका गाड़ी का स्पीड ज्यादा है, दूसरे का कम है, और हम बोले इतना ही टाइम में पहुंचना है, तो क्या होगा, जिसका स्पीड कम है वो क्या करेगा, कम डिस्टेंस पहुंचेगा। तो उस समय दोनों डिस्टेंस बराबर होगा, नहीं होगा। हमको टाइम सेम दिया हुआ कि एक ही टाइम देते हैं, एक ही टाइम में दो लोग दौड़िए, एक ही टाइम में दो लोग दौड़िए, तो एक ही टाइम में दो लोग दौड़ेंगे, दोनों का स्पीड बराबर हुआ तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। अगर एक का स्पीड ज्यादा, एक का स्पीड कम हुआ, तो डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा कम होगा। वैसे ही बी से सी जाने में उतनी टाइम लगेगा जितना ए से डी जाने। मतलब ये कि सेकेंडरी वेवलेट्स को चलने के लिए सेम टाइम का कॉन्सेप्ट याद रखना है कि सेकेंडरी वेवलेट्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में क्या लगेगा, टाइम सेम लगेगा। डिस्टेंस इक्वल होगा अगर मीडियम सेम है, डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा अगर मीडियम डिफरेंट है। अभी समझ में आ रहा है बात बढ़िया से। अब देखो अगर दोनों से बराबर करें तो देयरफॉर टी बराबर बी सी बाई वी, क्योंकि v स्पीड है, b से c जाने का भी v और a से d जाने का भी v, तो t इज इक्वल टू बी सी बाई वी, टी इज इक्वल टू ए डी बाई वी। दोनों को कर लिए तो देयरफॉर क्या हो गया, यहां से बताना, तो देयरफॉर बी सी बराबर क्या हो गया बोलना। अगर हम 1 2 कर ले इक्वेशन तो क्या होगा, 1 और 2 कर ले तो, या ऐसे समझ में आ रहा, देयरफॉर बी सी बराबर क्या हो गया, ए डी, 1 है बी सी बराबर ए डी। डायरेक्ट ये बात लिख सकते थे। अब देखिएगा प्रूफ जो करना उसका मेन बात अब आ रहा। इतना कुछ इसलिए बता रहे थे कि आपके दिमाग में वेव ऑप्टिक्स का बात जाए, आप समझ सके। हरी बात समझ में, प्रूफ करने में अगर इतना लैंग्वेज लिख पाए तो ठीक है। तो मेन क्या बात है, डायग्राम सही होना चाहिए। यहां से मेन है इंपॉर्टेंट ये वाला, द सेकेंडरी वेवलेट्स जो लिखे लाइन यहां से, सेकेंडरी वेवलेट से। अब देखो इसका प्रूफ कैसे होता, कितना सिंपल, ध्यान देना। हम बोलते हैं, यहां लिख दें, हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा। इन ट्रायंगल बी ए सी, देखो तो बी ए सी कहां ट्रायंगल है, दिखाई दिया, बी ए सी दिखाई दिया। बोलो बी ए सी में साइन आई बराबर क्या होगा, साइन थीटा पी बाई एच होता है ना, तो बोलो साइन आई बराबर क्या होगा, ये साइन आई है ना, तो परपेंडिकुलर कौन होगा इसके लिए, बी ए सी। बी ए सी सामने में बी सी परपेंडिकुलर है, क्यों सर, रे आर परपेंडिकुलर, तो रे तो यही ना है, रे परपेंडिकुलर है ना, रे आर परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, तो क्या हो जाएगा साइन आई बराबर बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी। तो बी सी बराबर क्या हो गया, तो बी सी बराबर क्या हो गया, ए सी साइन आई, इक्वेशन 2। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है इसमें, फिर बोलो। इसके बाद यहां आ रहे हैं, इसके बाद यहां इन ट्रायंगल सी ए डी, नहीं इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, बोलो ए सी डी में क्या है, ए सी डी दिखाई दिया। साइन आर बराबर बोलो क्या होगा, साइन आर बराबर बोलना, साइन आर यहां आर है ना, कौन होगा,
इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है? AD, AD बाई AC, AD बाई AC। तो AD बराबर क्या हो गया? AC साइन आर। इक्वेशन थर्ड हो गया। चलो ये जो पहले लिखे थे ना, वहां अगर नहीं दिख रहा हो या दिख ही रहा नहीं तो यही लिख देते, उसको यहां लिख देते बगल में, दोनों आमने सामने रहता, लिख दे रहे हैं। इन ट्रायंगल BAC क्या होगा? इन ट्रायंगल BAC में बताना, BAC में क्या लिखे थे? साइन आई बराबर क्या लिखे थे? साइन आई बराबर BC बाई AC। तो बोलो BC बराबर क्या हो गया था? AC साइन आई। इक्वेशन 2 था और इक्वेशन क्या हो गया? 3। बोलो अब, चलो हटा दे इसको, 1 यहां पर है ना, 1 यहां पे। बोलो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 तुमको क्या दिखाई दे रहा है? बोलो तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या दिखाई दे रहा है? बोलो तो 1, 2, 3 में, 1, 2, 3 में क्या दिखाई दे रहा है? BC बराबर AD है, तो BC AD का इक्वल है, तो BC बराबर AD, BC बराबर, BC का क्या है? AC साइन आई, और AD का क्या है? AC साइन आर। AC कट गया, क्या बच गया? साइन आई बराबर क्या बच गया? साइन आर। मतलब एंगल आई बराबर क्या हो गया? हो तो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यही तो करना था प्रूफ, ये हो गया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब हाइगेन्स प्रिंसिपल पर रिफ्रैक्शन का लॉ हो गया प्रूफ। आ रहा है समझ में? दोनों ट्रायंगल को बराबर दिखा देंगे, एंगल आई बराबर एंगल आर हो गया। लेकिन ये बात समझना जरूरी है कि कैसे कैसे कहानी हो रहा है, ठीक है? लिखो, अब इसी बेसिस पर लॉज ऑफ हम लोग रिफ्रैक्शन का बात करते हैं, ठीक है? रिफ्रैक्शन, ये जो लिखे थे कंसीडर, वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए फिर से लिख देंगे। देखो अब इसका डायग्राम समझना बहुत जरूरी होगा आपको। अब रिफ्रैक्शन कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन मतलब स्नेल्स लॉ करेंगे, मतलब साइन आई बाई साइन आर क्या होगा? कांस्टेंट। क्या होगा? साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट होगा, इस तरीके से होगा। देखो डायग्राम समझना, ये एक्स वाई सरफेस है। अब ये एक्स वाई जो सरफेस है, ये दो मीडियम को अलग कर रहा, ध्यान देना, ये एक्स वाई सरफेस है, दो मीडियम को अलग कर रहा। अब ये एयर है, ये वाटर है, ये एयर है और ये क्या है? वाटर है। अब देखो एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ यहां पर, ये AB, ये प्लेन वेव फ्रंट AB इंसिडेंट हुआ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ प्लेन वेव फ्रंट AB। फिर से मान लो ये पॉइंट पर हुआ, ये AB। अब आपको मालूम है हाइगेन्स प्रिंसिपल से हर एक पॉइंट एक्ट करेगा सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस और सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस होगा ना? तो मान लो कि A और B फिर से डिस्टर्ब कर रहा है, A और B से सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस हुआ। अब मान लीजिए कि यहां से कोई लाइट आया, अच्छा उल्टा कर दिया, ऐसे ही करना था, वो ज्यादा अच्छा रहता। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी हो जाएगा। ये नॉर्मल बनेगा, यहाँ पे बनेगा नॉर्मल ना। तो अब ये सेंटर डिस्टर्ब होगा यहाँ, और फिर क्या होगा यहाँ, वैसे ही कर देते ताकि थोड़ा डायग्राम बनाने में हम लोग को सुविधा हो। देखिए मान लेते ये प्लेन वेव फ्रंट AB इंसिडेंट हुआ यहाँ पे, ऐसे ही ठीक रहेगा। देखिए प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट एट पॉइंट A, इस A पॉइंट पर एक वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ और यहां पर B हुआ इस पॉइंट पर। अब आपको मालूम है कि हर एक पॉइंट एक्ट करेगा सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस और सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस होगा। तो मान लो सबसे पहले तो आई एंगल इसको मान सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर A डिस्टर्ब कर रहा, कोई लाइट A में पहुंचा, सपोज करो ऐसे, ये डिस्टर्ब कर रहा था और लाइट A में पहुंचा, तो यहां तो नॉर्मल बनेगा, आने के बाद में बनेगा नॉर्मल ना, क्योंकि अब तो ये लाइट उधर नहीं जाने वाला, क्योंकि अब एयर और वाटर ले रहे हैं। अब तो मीडियम बदल जाएगा। अगर यहाँ कुछ नहीं भी होता, अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो आप क्या करते? ये लाइन ऐसे इंसिडेंट हो रहा, अब उधर नहीं ना जाएगा,
अब यहां कोई नॉर्मल बनेगा, आई और आर बनेगा और बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेयरर से डेंसर जा रहा है, चल गया नॉर्मल की तरफ में। हाँ, ऐसा हम 2 पॉइंट पर ही विचार कर रहे हैं, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट अब ये कर रहे हैं, आ रही बात समझ में। फिर यहां कोई लाइट आया कहीं से, रे आर परपेंडिकुलर आ रहा है इस पॉइंट पर रे परपेंडिकुलर आ रहा है ऐसे, फिर से आप बोल दो कि ये आकर के इंसिडेंट हुआ सी पॉइंट, एकदम नाम वही दे रहे हैं, इसका नाम ए था, अभी इसका नाम सी दे दिए। फिर यहां नॉर्मल बनेगा, बताइए, फिर ये नॉर्मल के तरफ चला जाएगा, बनेगा कहीं आई और आर। अब आपको क्या ढूंढना है बताइए, ये कौन सा वेव फ्रंट है, ये आपका है इंसिडेंट वेव फ्रंट, क्या है ये, इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब आपको क्या ढूंढना बताओ, आपको ढूंढना है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, क्या ढूंढना है, रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो क्या बोले, सेकेंडरी वेवलेट्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में समय सेम टाइम सेम लगता है। अब टाइम सेम लगेगा तो डिस्टेंस यहां सेम होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं सेम होगा डिस्टेंस, इसलिए कि मीडियम बदल गया, ये डेंसर मीडियम है, इसमें तो थोड़ा सा दूरी कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम होगा। तो मान लो बी से सी जाने में उतना ही टाइम लगा जितना टाइम में कोई सेकेंडरी वेवलेट, सुनना लाइन, जितना टाइम में कोई सेकेंडरी वेवलेट बी से सी गया है उतना ही टाइम में सेकेंडरी वेवलेट ए से डी जाएगा। लेकिन वो जो डी जाएगा, ऐसे बोल देते डी, वो ए से डी का जो डिस्टेंस है वो बीसी से कम होगा। मतलब 10 सेकेंड में बी से सी जितना दूरी चला उतना ही 10 सेकेंड में ही ए से बीसी के बराबर डिस्टेंस चलेगा क्या, नहीं चलेगा, कम चलेगा। क्यों, क्योंकि मीडियम बदल गया, यहां स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहां स्पीड v1 है, अभी स्पीड में v1 है स्पीड ऑफ लाइट, और यहां स्पीड ऑफ लाइट क्या है, v2, और v1 ग्रेटर देन v2 है। तो अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहां डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस कम होगा, और वो डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सेकेंडरी वेवलेट्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में सेम टाइम लगता है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। डिस्टेंस से सेम होगा ऐसा नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ए से डी गया, अब ये सी से एक लाइन मिला देंगे यहां पे, और सी से एक लाइन को मिलाएंगे, और हम रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट थोड़ा स्ट्रेट खींच देंगे बढ़िया से, यहां से स्केल से रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट फाइंड करेंगे, थोड़ा इसको डार्क बना देंगे कि भाई ये हो गया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, इंसिडेंट नहीं, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, और ये एंगल आर हो गया। अब एक वेव फ्रंट का एंगल आई था, वेव फ्रंट का एंगल आर है, अब हमको प्रूव करना है साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट। और CD जो है वो मेरा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, और वहां हमारा CD क्या था, इंसिडेंट वेव फ्रंट था। क्या था वहां पे, इंसिडेंट वेव फ्रंट था। यानी कि अब सेकेंडरी वेवलेट्स को B से C जाने में जो टाइम लगा उतना ही टाइम क्या लगा, A से D जाने में लगा। लेकिन यहाँ BC और AD क्या है, आपस में इक्वल नहीं है। समझ में आ रहा बात, आ रहा समझ में, डायग्राम क्लियर हुआ। अब BC AD का डिस्टेंस बराबर है क्या, नहीं है, BC AD का डिस्टेंस इक्वल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन BC और AD का टाइम क्या है, सेम है। B से C का वही टाइम है जो कहां से कहां का टाइम है, A से D का टाइम है। समझ में आ रहा बात। देखिए अब हम पूरा करते, इसको ध्यान से समझिएगा, है ना, समझिएगा बढ़िया से। क्या लिखते हैं, कंसीडर अ प्लेन वेव फ्रंट AB is incident at है ना, at point A on a surface XY, which separate two medium of डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये दो मीडियम है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मान लेंगे कहीं पे लिख देंगे कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, कहीं भी मेंशन कर देंगे इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। ये दोनों जगह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अलग अलग है। आ रहा बात समझ में। इस तरह से हम बात कर लिए। अब देखो क्या लिखते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स टाइम टेकन, देखो क्या लिखते हैं,
टाइम टेकन बाय सेकेंडरी वेवलेट्स टू गो फ्रॉम, कहां से कहां बताना, गो फ्रॉम बी टू सी एंड फ्रॉम ए टू डी। बताओ बी से सी जाने में और ए से डी जाने में कितना टाइम लगता है? तो बी से सी जाने में टाइम होगा BC बाई V1 और ए से डी जाने में टाइम लगेगा AD बाई V2। बोलो होगा कि नहीं होगा? BC बाई V1 और AD बाई V2। कैसे? उसमें मोबाइल में ये नीचे वाला लाइन है, BC बाई V1 1 और बगल में लिख देते हैं T बराबर AD बाई V2। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? अब ये टाइम सेम है बाबू, टाइम तो सेम है, ये तो कॉन्सेप्ट ही है कि सेकेंडरी वेवलेट्स को एक से दूसरे पॉइंट जाने में टाइम सेम लगेगा। आ रही बात समझ में? अगर टाइम अब सेम है लेकिन BC और AD क्या है? सेम नहीं है। तो अगर हम कर दे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या होगा बोलना? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो हमारा ऐसे हो जाएगा BC बाई V1 बराबर AD बाई V2, यानी BC बाई AD अगर हम कर ले तो हो जाएगा V2 बाई, BC के साथ V2 है ना, V1 बाई V2। क्या हो जाएगा? V1 बाई V2। इक्वेशन थर्ड कर सकते, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो कि सही है कि नहीं। BC के साथ V2 और AD के साथ V1, ठीक है, BC के साथ V2 और AD के साथ V1। तो BC और AD का रेशियो किसके बराबर निकल गया? V1 बाई V2 के बराबर निकला। अब हम BC इज इक्वल टू AD नहीं बोल सकते हैं, हम इसको एक इक्वेशन देके छोड़ दिए। ध्यान देना आगे करते कैसे, बहुत सिंपल है। बताइए वही काम जो भी किए थे। इन ट्रायंगल BAC, आपको दिखाई दे रहा है ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BAC, देखिए तो कहां ट्रायंगल BAC दिखाई दिया? बताइए इस BAC में साइन आई बराबर क्या होगा? बताइए BAC में साइन आई बराबर क्या होगा? है साइन आई बराबर एंगल ये है BC और बाई क्या हो जाएगा? AC, यही ना होगा? तो BC बराबर क्या हो गया? AC साइन आई। इन ट्रायंगल ACD, देखो तो ACD दिखाई दिया कहां है? बोलो साइन R बराबर क्या होगा? वही बात जो पिछले में था, हम नाम भी सेम लिए हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। बोलो क्या होगा? AD बाई AC। तो AD बराबर क्या हो जाएगा? AC साइन R हो जाएगा। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या है? तो BC एंड AD इन इक्वेशन 3। बोलो तो 3 में रखेंगे तो क्या है 3? बताओ BC बाई AD बराबर क्या है? V1 बाई V2। बोलना BC बाई AD बराबर V1 बाई V2। बोलिए BC का वैल्यू कितना है? कितना है BC का वैल्यू? हाँ तो BC का वैल्यू है AC क्या है? साइन आई बाई क्या है? AC क्या है? साइन R बराबर क्या है? V1 बाई AC और AC क्या हो गया? कैंसिल। अब साइन आई बाई साइन R बराबर क्या दिख रहा है आपको? V1 बाई V2। बताओ तो साइन आई बाई साइन R हमको म्यू लाना है कांस्टेंट, लेकिन म्यू तो नहीं आया, यहाँ क्या मिलेगा? V1 बाई V2। तो कुछ दिमाग लगाओ क्या होगा? हमको तो म्यू लाना है, स्नेल्स लॉ प्रूफ करना है, एकदम पहुंच चुके, थोड़ा सा का अंतर है। तो देखो क्या करते हैं, ये जो V1 बाई V2 है ना, उसको हम C से मल्टीप्लाई करके C से डिवाइड कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम क्या करते हैं ना, C के नीचे V2 को ले आते हैं। देखो ऐसे लिखते हैं यहां पे, तो साइन आई बाई साइन R, साइन आई बाई साइन R बराबर क्या करते? C के नीचे V2 को लाते, C बाई V2 और बाई करते C बाई V1। बोलो C कट जाएगा, फिर V1 बाई V2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलो म्यू बराबर क्या होता है? C बाई V होता है। म्यू बराबर C बाई V होता है। तो बताइए साइन आई बाई साइन R, बोलो C बाई V2 को क्या बोलेंगे? म्यू2। और C बाई V1 को क्या बोलेंगे? म्यू1। और म्यू2 बाई म्यू1 किसके बराबर होता है? म्यू के बराबर होता है। तो बोलिए साइन आई बाई साइन R बराबर क्या हो गया? म्यू। यानी क्या प्रूफ हो गया हमारा? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई प्रॉब्लम है इसमें? इस तरह से प्रूफ हो गया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। किससे प्रूफ हुआ? हाइगन्स प्रिंसिपल से प्रूफ हुआ। यानी वेव ऑप्टिक्स का है, ये ध्यान में रखना है, रे वाला नहीं कुछ लिखना है, ये बात करना है, नोट करिए इसको पूरा।
तो हाइगेन्स प्रिंसिपल के बाद रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन हम लोग प्रूव किए हैं। एक टॉपिक लिखो, कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है ये जी? कोहेरेंट सोर्स, बोलो लाइट का कोहेरेंट सोर्स क्या होगा, बताइए। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? देखो, अब ये कोहेरेंट सोर्स बोलने का मतलब ये हुआ, अगर आपसे पूछा जाए कि नेचर में कोहेरेंट सोर्स कौन है, तो हम बोलेंगे मून इज द नेचुरल कोहेरेंट सोर्स। क्यों? मून जो है वो नेचुरल कोहेरेंट सोर्स है। कोहेरेंट सोर्स का मतलब खुद का लाइट नहीं है, लेकिन दूसरे के लाइट को रिफ्लेक्ट करना है। अपना लाइट नहीं, लेकिन दूसरे के लाइट को रिफ्लेक्ट करना है। दूसरे के लाइट को कैसे रिफ्लेक्ट करना है? ऐसे करना है कि उसका फ्रीक्वेंसी सेम हो, वेवलेंथ सेम हो, फेज सेम हो, या फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो। इस तरह से दूसरे के लाइट को, जो अब मून का अपना लाइट नहीं होता, वो सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करके भेजता है। तो मून इज द नेचुरल कोहेरेंट सोर्स। अब यहां पर कोहेरेंट सोर्स हमको बनाना पड़ेगा। यहां हमारा नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। आर्टिफिशियल कोहेरेंट सोर्स किसने बनाया? यंग्स ने, यंग्स नाम के साइंटिस्ट ने बनाया। मतलब समझ लो कि यहां से चैप्टर में आगे का बात क्या है, तो कोहेरेंट सोर्स के बाद हम लोग शुरू करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होगा वो यंग्स का ही एक्सपेरिमेंट होगा, समझ लो। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में यंग्स का एक्सपेरिमेंट है, यंग्स का डबल स्लिट, और 2 लॉन्ग क्वेश्चन है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यंग्स का एक्सपेरिमेंट है, और वहां से मैथमेटिकल मिलेगा। सबसे पहले अभी तक वेव ऑप्टिक्स में कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला मिला? हम लोग को नहीं मिला, अभी तक कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं मिला। तो जब तक कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला मिलेगा नहीं, न्यूमेरिकल्स बनेगा कहां से? तो अभी तक मैथमेटिकल नहीं मिला, तो मैथमेटिकल अब मिलेगा, यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से, जिसमें कुछ हमारा डेरिवेशन मिलेगा, फॉर्मूला और क्वेश्चन बनाएंगे। आ रहा बात समझ में? तो वो सब क्लियर करने के लिए, मतलब चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए एक छोटा सा टॉपिक का जरूरत है, 2 टॉपिक का जरूरत है, छोटा छोटा, आगे क्लियर समझने के लिए चैप्टर को। उन दोनों टॉपिक को भी हम लोग क्लियर करेंगे, ताकि वेव ऑप्टिक्स का बाकी पोर्शन बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है ना? तो लिखो कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, लिखो, लिखो 2 सोर्सेस ऑफ लाइट, लिखो 2 sources of light, 2 sources of light, 2 sources of light, 2 sources of light is said to be coherent if they emit waves of same frequency, wavelength, same frequency wavelength, है ना? सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ बोल सकते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी या और वेवलेंथ। देखो, सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक लाइन में कर देते, सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, हाँ, दे इमिट्स, क्या बोले, वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, है ना, एंड सेम फेज और having constant phase difference, या तो फेज सेम होगा या कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा, या तो सेम फेज होगा या कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा। ठीक है, तो हम यही बात बोल रहे हैं कि 2 सोर्सेस ऑफ लाइट इज सेड टू बी कोहेरेंट, या आर सेड टू बी कोहेरेंट लिख सकते हैं। अगर 2 है तो इच के बदले आर भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने के लिए। आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे इमिट्स वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एंड सेम फेज और हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। फिर क्या बोल सकते हैं, देखो, कोहेरेंट सोर्सेस कैन बी obtained by a single parent source
कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अ सिंगल पेरेंट सोर्स। ठीक है, जो कोहेरेंट सोर्स है उसको एक सिंगल पेरेंट सोर्स से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कोहेरेंट सोर्स से कुछ क्वेश्चन आए नहीं आए अलग बात है, बिना कोहेरेंट सोर्स समझे आगे का वेव ऑप्टिक्स आप नहीं समझ सकते, इसलिए हमको यह समझाना जरूरी है ना। अभी तक जो वेव ऑप्टिक्स में आने वाला जो टॉपिक था, जो हुआ अभी तक क्लास में, वो क्या हुआ, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन उसके बेसिस पे, और वेवफ्रंट से भी क्वेश्चन आता है। एक बार सीबीएसई ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि वेवफ्रंट स्केच करने, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग स्केच करने, मतलब डायग्राम बनाने वेवफ्रंट का। ठीक है, इस तरह से। तो देखो ये क्या है आप समझना, अगर हम बोल दें ये सिंगल पेरेंट सोर्स है, मतलब एक कोई बल्ब है, वहां से ये सोर्स है, लाइट वगैरह निकल रहा है। ठीक है, अब यहां से ध्यान देना, कुछ डिस्टेंस पर ये देखो, ये जो है हम नैरो स्लिट बना देते, स्लिट। अब ये स्लिट क्या होता सर, स्लिट क्या होता, स्लिट देखो एक वर्ड यूज कर रहे हैं स्लिट, यहां बोल दे एक गैप है, और यहां भी बोल दे एक गैप है, समझ गए बात को, एक यहां गैप है, एक यहां गैप है, ध्यान देना। और इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, इस गैप को हम लोग स्लिट बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, गैप को स्लिट, इस गैप को हम लोग स्लिट बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है बात। तो ये स्लिट है, S1 S2 है ना, इसको स्लिट बोलेंगे। गैप्स आर कॉल्ड स्लिट्स, दो स्लिट है तो डबल स्लिट है, यही अंश ने एक्सपेरिमेंट किया कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब ये दो स्लिट है, अब मान लो कि ये पूरा एक बॉक्स है, ऐसे एकदम पैक्ड है, मतलब लाइट यहां से निकलेगा, ये सोर्स ऑफ लाइट है, समझ गया बात को, ये लाइट को निकलने का कहीं जगह ही नहीं है, ऐसा खुला नहीं है, ये पूरा पैक है, लाइट को कोई निकलने का जगह नहीं है, पूरा भरा हुआ, और बस यही गैप है जहां से लाइट निकल रहा है। ये है क्या, ये प्लास्टिक का बना हो सकता है, कुछ और मटेरियल्स का हो सकता है, जिससे कि जो यहाँ शार्प हो सकता है, थोड़ा शार्प नुकीला हो सकता है, इस तरह से। अब लाइट को निकलने का बस यही जगह है, अब यहीं से लाइट निकल रहा है, ऐसे ऐसे, ये जो लाइट निकल रहा, ये जो लाइट निकलेगा, इस लाइट का फ्रीक्वेंसी सेम है, इस लाइट का मतलब यहां से लाइट ऐसे निकल रहा, लाइट ऐसे निकल रहा, ऐसे जा रहा, ये लाइट जा रहा, ये लाइट जा रहा है ऐसे। आप बोले सर ये लाइट इस तरह से क्यों दिखा रहे हैं आप जाते हुए, देखो हम लोग ना, लाइट एक वेव है और वेव ट्रेवलिंग करेगा इस तरह से, तो ये जो पार्ट है इसको क्रेस्ट बोलते हैं और इसको ट्रफ बोलते हैं, आपको मालूम होगा क्रेस्ट और क्या बोलते हैं, ट्रफ। अब जो सॉलिड लाइन है ना, सॉलिड लाइन को हम लोग ऐसे क्रेस्ट से लिखते हैं, और जो डॉटेड लाइन है ना उसको हम लोग ट्रफ को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जो डॉटेड लाइन है, डॉट डॉट दिखाएंगे, ये जो डॉट डॉट दिखा रहे ऐसे ऐसे डॉट डॉट दिखा रहे, ये ट्रफ को बता रहे, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जो वेव डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको डॉट डॉट से डिनोट करेंगे, वो ट्रफ होगा, और जो अपवार्ड में है उसको हम सॉलिड लाइन से करेंगे, वो क्रेस्ट होगा। तो जो लाइट निकले ना वेव के फॉर्म में जाएगा, किस फॉर्म में, वेव के फॉर्म में, यानी क्रेस्ट ट्रफ ऐसे बनाते हुए जाएगा। अब यहां से क्रेस्ट ट्रफ बनाते हुए लाइट का यहां दो गैप है और कोई जगह ही नहीं लाइट निकलने का, मान लो ये पूरा पैक कर दिया, अगर आपको हम डायग्राम बना दे कि ये सब पूरा पैक कर दिया, आप समझ लो ये सिंगल पेरेंट सोर्स है, यही हम बोलते हैं सिंगल पेरेंट सोर्स, ये सिंगल पेरेंट सोर्स है। अब यहां से जो लाइट इमिट करेगा, इस सोर्स से जो लाइट निकलेगा, S1 S2 से जो लाइट निकल रहा है, इस लाइट का फ्रीक्वेंसी सेम है, इस लाइट का वेवलेंथ सेम है, इसका फेज सेम है, या इस दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, सेम फेज या कांस्टेंट फेज डिफरेंस, तो S1 S2 को बोलेंगे कोहेरेंट सोर्स। ये कोहेरेंट सोर्स नहीं है, S1 S2 आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्स। आ रही बात समझ में, मतलब यहां पर हम क्या बोलेंगे कि स्लिट्स, देखो ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, फिर बता दें, ये डॉट डॉट का लाइन को हम डॉट डॉट जो दिखा रहे हैं वो क्रेस्ट है, ये डाउनवर्ड वाला ट्रफ है, और क्रेस्ट है ऊपर वाला सॉलिड लाइन को, तो एक क्रेस्ट एक ट्रफ, एक क्रेस्ट एक ट्रफ में लाइट जा रहा, समझ में आ रहा है बात, क्लियर हो रहा है क्या बोल रहे हैं। तो जो S1 S2 है ना, यहां पर डायग्राम में देखो, slits S1 and S2, slit S1 and S2 are called कोहेरेंट सोर्स। ये जो S1 और S2 स्लिट है, यही है आपका कोहेरेंट सोर्स, इसी को हम कोहेरेंट सोर्स कहते हैं।
अब पूरे चैप्टर में कोहेरेंट सोर्स बोलने से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। क्या होता कोहेरेंट सोर्स, समझ गया बात को, नोट करिए इसको। लिखो नेक्स्ट इसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स मतलब आपको आगे समझने के लिए कोहेरेंट सोर्स और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, एकदम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तक वेव का थ्योरी है, समझिए। अब वेव थ्योरी चल रहा है अभी तक, अब वेव थ्योरी खत्म होगा, इसके बाद जो टॉपिक शुरू होगा उसमें मैथमेटिकल टर्म आएगा, तो वहां से आप न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, ठीक है ना। तो वेव का जो स्टार्ट है वेव ऑप्टिक्स का, उसका थ्योरी यहां तक जाता है जो भी हम बात कर रहे हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स, ठीक है। लिखिए इसमें, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, the resultant displacement of two or more waves is equal to the vector sum of individual displacement, vector sum of individual displacement produced by two waves, two or more waves। देखिए बोले कि जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा दो या दो से अधिक वेव्स का, वो क्या होगा, वो वेक्टर सम होगा, इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय टू और मोर वेव्स। वो वेक्टर सम होगा इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। अगर हम बोल दे ऐसे कि इफ y1 and y2 be the individual displacement produced by two waves, then resultant displacement y इज इक्वल टू क्या होगा, तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 होगा, उसका वेक्टर सम। यानी कि इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट होगा दो या दो से अधिक वेव्स का, तो उसका जो रिजल्टेंट